दोस्तों, तेजस्वी यादव को सबक सिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है यह मास्टर प्लान। दोस्तों, बिहार चुनाव के आगाज और नामांकन की तारीखों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने यह भी कहा है वह थर्ड फ्रंट यानी कि कुछ और पार्टियों को साथ लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। वह इतने पर ही नहीं रुके, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन के लिए हमारे ऑफर को ठुकरा दिया है। हम नहीं चाहते थे कि सेकुलर वोट बटे। इशारा साफ है, 2020 की तरह इस बार भी अवैसी की पार्टी महागठबंधन को बड़ा झटका देने को तैयार है। तो आइए समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस मास्टर प्लान को जो असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी खबर की ओर। एआईएमआईएम पार्टी बिहार की 100 सीटों पर उतरने के लिए तैयार है और खास तौर पर तेजस्वी यादव की आरजेडी को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम है। सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा करेंगे या फिर चुनाव भी जीतेंगे। महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्या ओवैसी एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने वाले हैं। इस पूरी राजनीति और समीकरण को समझने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव को बारीकी से समझने की जरूरत है। यह वो चुनाव था जहां एआईएमआईएम ने सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़कर तहलका मचा दिया था। ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएफ के तहत एआईएमआईएम ने बीएसपी और आरएलएसपी को साथ मिलाकर सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार पर फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। कुल वोट शेयर 1.66% था, लेकिन मुस्लिम बहुल्य सीटों पर 20 से 30% तक पहुंच गया। आइए उन 5 सीटों पर नजर डालते हैं जिस पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली। यह बात अलग है कि उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। पहली सीट है आमोर, पूर्णिया की आमोर सीट एआईएमआईएम के अख्तर उल इमान ने यहाँ की जेडीयू की सबा कमर को 52,515 वोटों से हराया था। मुस्लिम वोटर यहाँ पे 68% है। यह सीट पहले आरजेडी की जेब में होती थी। दूसरी सीट है बहादुरगंज, यह किशनगंज में आती है। मोहम्मद अंसार नियामी ने वीआईपी के लखन लाल पंडित को 45,215 वोटों से धूल चटाई थी। कांग्रेस का वोट यहाँ पर काफी कटा था। तीसरी सीट है कोचा धामन, किशनगंज की। मोहम्मद इजहार आसपीन ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36,143 वोटों से हराया था। चौथी सीट है जोकीहाट, जो कि पूर्णिया की है। शाहनवाज आलम ने आरजेडी के सरफराज आलम को 7,383 वोटों से मात दी थी। यहाँ पर फाइट क्लोज थी, जहां मुस्लिम वोट ने आरजेडी को चोट पहुंचाई। पांचवी सीट है बाईसी, पूर्णिया की। सैयद रुकुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 15,234 वोटों से हराया था। यह 5 सीटें महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के लिए फिक्स्ड होती थी, लेकिन एआईएमआईएम ने मुस्लिम यादव एमआई फार्मूला तोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव का एमआई वोट बैंक, जिसमें 17% से अधिक मुसलमान होते थे, वो बट गया। मुसलमानों का सबसे बड़ा उदाहरण अररिया की रानीगंज सीट। यहाँ पर एआईएमआईएम के मोहम्मद गुड़िया को 25% वोट मिले, जबकि बीजेपी ने आरजेडी को सिर्फ 108 वोटों से हराया। अगर एआईएमआईएम न लड़ती तो यहाँ आरजेडी आराम से चुनाव जीत जाती। कुल मिलाकर एआईएमआईएम ने महागठबंधन को 6 डायरेक्ट सीटें गंवाने पर मजबूर किया। 5 सीटें जीती और 1 सीट पर वोट शिफ्ट हुआ, यानी बीजेपी को सीधे जीतने में मदद मिली। इसके अलावा भी 2-3 सीटें और है जहां एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा। यानी एआईएमआईएम न लड़ती तो महागठबंधन की 8 से 10 सीटें और बढ़ जाती। सोचिए, अगर महागठबंधन की कुल 110 सीटें में से 8 या 10 और सीटें जुड़ जाती तो 116 से 120 सीटें हो जाती। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत थी। उधर एनडीए की कुछ सीटें और घटती। ऐसे में 4 विधायक लेकर आराम से महागठबंधन सरकार बना सकती थी, लेकिन एक गलती से तेजस्वी यादव की ड्रीम सीएम की कुर्सी फिसल गई। ओवैसी ने साबित कर दिया मुस्लिम वोट सिर्फ आरजेडी का नहीं है। इस चुनाव के बाद ओवैसी वोट काटने और एनडीए को मदद पहुंचाने का भी आरोप लगा। यह बात अलग है कि बाद में तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायक तोड़ लिए। ओवैसी और उनकी पार्टी ने हर मंच से तेजस्वी यादव पर गुस्सा दिखाया,
विधेयक तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन 2025 का चुनाव आया तो उनकी पार्टी ने खुद आगे जाकर तेजस्वी यादव को ऑफर किया कि उनको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, लेकिन तेजस्वी यादव या महागठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जबकि AIMIM ने यहाँ तक कह दिया कि हमको सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए जो हमारी जीती है, और एक और जहां हमें अच्छे वोट मिले, इसके अलावा उनको कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओवैसी की पार्टी से बहुत नाराज है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान RJD को पहुंचाएगी। AIMIM ने इस बार 20 की जगह बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वह कुछ और पार्टी को जोड़कर थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रही है। RJD को सबक सिखाने के लिए ओवैसी ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। 11 अक्टूबर को AIMIM ने पहली लिस्ट भी जारी की। उसमें 32 उम्मीदवार उतारने की पार्टी ने योजना बनाई है। बाकी सीटों पर गठबंधन की पार्टियां ऐलान करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट अल्टरनेटिव बनेंगे। NDA और महागठबंधन के अलावा टारगेट है मुस्लिम और दलित वोट बैंक। पार्टी ने सीमांचल के 40 से 60% मुसलमानों के मतदाताओं के साथ मिथिलांचल और मध्य बिहार में एक्सपेंशन किया। जिन नई सीटों पर दांव लगा रहे हैं उनमें प्रमुख है दरभंगा की जाले सीट, जहां पर लगभग 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा मधुबनी की बस्ती सीट है, जहां पर लगभग 25% के आसपास मुसलमान मतदाता है। इन सीट पर NDA जीती है। राजद का रास्ता ओवैसी आसानी से यहाँ पर रोक सकते हैं। इसके अलावा दरभंगा की कोटी सीट है, यहाँ लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं। दरभंगा शहर भी इस लिस्ट में है, यहाँ पर भी लगभग 35% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। यह सीट RJD के खाते में है, लेकिन अब खतरे में है। ओवैसी ने खुद ही हाल ही में सीमांचल न्याय यात्रा निकाली थी, जिसने उसके वोट बैंक को और मजबूत किया है। अपनी यात्रा में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों को RJD ने सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हम थर्ड फ्रंट से बदलाव लेकर आएंगे। सोचिए, अगर 20 से 30% मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड हो गया तो महागठबंधन को 20 से 25 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। इससे RJD की 17+ सीटों का जो फार्मूला, MI का जो फार्मूला है, वह टूट जाएगा। क्या होता है यह तो बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन अनुमान यही है कि इस बार ढंग से ओवैसी की पार्टी लड़ गई तो पिछली बार से ज्यादा महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल रियल सलमान त्यागी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।